हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टारगेट सीटेट 2023 की सीरीज़ में हम लेकर आए हैं सीटेट फरवरी 2014 का पर्यावरण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप सभी जानते हैं कि इस तरह के प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन पेपर जो है वो हमने यहाँ पर सॉल्व कराए हैं। आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए एंड चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिए। ओके, ना हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। आपको सत्य कथन बताना है। इनमें से हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खाते हैं। तो आपको इसमें से राइट ऑप्शन बताना है। तो आपका इसमें पहला ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन भी सही है एंड फोर्थ ऑप्शन भी सही है। ठीक है, 10 घंटे आराम नहीं करता है हाथी, तो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी यहाँ पर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो हम सभी जानते हैं भाई, मधुबनी जो राजस्थान का नहीं है वो कहाँ का है? बिहार का है। तो इसमें आपका ए, बी, सी ये तीनों पॉइंट सही हैं, तो यहाँ पर डी हमारा सही हो जाता है। ठीक है, कोई भी पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है। सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाने वाला कौन सा पक्षी होता है? कौवा। ठीक है, फोर्थ पर आते हैं। पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश का भाग है। ठीक है, यहाँ साड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध गांव है ये। 5 नंबर पर आते हैं। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। हमने कहा था ओ और आ, ऐसे याद रखिएगा, ओक एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। इस पेड़ की जड़ें ज़मीन में उस गहराई तक जाती हैं जहाँ तक पानी ना पहुँच जाए। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इसके पानी को पीते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ए सही है भाई, ये ऑस्ट्रेलिया का पेड़ है। ठीक है, इसकी जो जड़ें हैं वो तब तक नीचे जाती हैं जब तक पानी तक ना पहुँच जाए। ठीक है, ऊपर से जितना छोटा ये दिखाई देता है, नीचे उतना ही ज़्यादा गहरा होता है और इसमें इसके तने में पानी होता है जो स्थानीय लोग पाइप से पीते हैं। यानी कि आपका ए, सी, डी, बी आपका सही है यहाँ पर। ठीक है, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। ये रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। अबू धाबी की मुद्रा रुपए को दीनार कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भाई जो मुद्रा है उसको दीनार नहीं कहते हैं। यानी कि आपके ए, बी, सी तो सही हैं, तो इसका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, 7 नंबर पर आते हैं। 7 देखते हैं क्या कहते हैं। कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे है जो रात में जागते हैं वो काला और सफ़ेद देखते हैं। जैसे उल्लू हो गया तो वो हर चीज़ को कैसा देखेगा? काला और सफ़ेद। नंबर 8 देखते हैं। नीचे चित्र 1 में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है तथा चित्र 1 व चित्र 3 में 2 जानवरों X और Y के सोने के समय छायांकित भाग से दिखाए गए हैं। X तथा Y के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए। तो 24 घंटे का ये टाइम है। ठीक है, 24 घंटे की चित्र 1 में घड़ी दी गई, चित्र 2 में जानवर X है, चित्र 3 में जानवर Y है। तो अगर 24 घंटे का है, यहाँ पे 24, 6, 12, 18 ऐसे दिया है। ठीक है, तो C यहाँ पर कितना है? यानी कि 2-2 के पार्ट में है। ठीक है, 2-2 के पार्ट में है। तो अगर हम लेंगे 2, 2, 4, 2, 6। ठीक है, जैसे 2, 2, 4 और यहाँ पर 2, 6 हो गए। तो यहाँ पे 2 पार्ट है, यानी कि पर पार्ट कितने का है? 2 का है। तो यहाँ पे 2 पार्ट है तो वो कितने के हो जाएंगे? 4 का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितने पार्ट शेडेड है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब हर पार्ट 2 का है और पार्ट कितने हैं? 9। तो 9 2 ज़ा 18 है ना। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 18। यानी कि X जो है हमारा वो 4 घंटे सोता है और Y हमारा 18 घंटे सो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं 9 क्वेश्चन। मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है।
ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, ऐसा सागर जिसमें जहाज चलना खतरनाक होता है। तो ऐसा सागर होता है जो सभी महासागरों में सबसे ज़्यादा लवणीय है, नमकीन है। ठीक है। कक्षा 3 के विद्यार्थी को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? विभिन्न क्षेत्र संस्कृतियों में के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट, क्योंकि कक्षा 3 की बात करें तो चार्ट वगैरह नहीं दिखाएंगे। विभिन्न क्षेत्र संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मांगकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। क्योंकि ज़्यादा चार्ट पर और ब्लैक बोर्ड का यूज़ करने की बजाय हमें क्या करना है, जो सामने प्रत्यक्ष चीज़ें हैं, मूर्त चीज़ें हैं, उनको दिखाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? विद्यार्थियों के विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट, तो चार्ट को हमने मना किया ना कि नहीं इसका यूज़ करेंगे, ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए ये होता है। विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। ठीक है। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर स्वयं करके देखेंगे किस तरह पर्यावरण के प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर सी है। 12 देखते हैं क्या है। नेहा कक्षा 5 में EVS विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीकी का प्रयोग करती है। हस्तलिखित क्रियाकलापों का मूल्यांकन, गृह कार्य मूल्यांकन, परियोजना कार्य मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा। नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? सबसे बेस्ट इन्होंने पूछा है। तो पहला क्या था, हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन। ठीक है। तो वो आपका सही है नंबर 1। और नंबर 4 मौखिक परीक्षा। ये दो आपके क्या है, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकते हैं। 13 देखते हैं। EVS में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना पर होना चाहिए, कि बच्चे क्या करें, अपना जो भी अधिगम है, जो सीख रहे हैं, उनको चुनौती की तरह लें और उसको अच्छे से अपना वर्क कर पाएँ। ठीक है। 14 देखते हैं। शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, अपना दिन भर का पूरा बस्तर लेकर आना, बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना, अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना। ठीक है। तो अप्रासंगिक यानी कि जो ज़्यादा सही नहीं है वो ऑप्शन आपको बताना है। तो भाई जब हम कहीं भ्रमण पर जाएंगे तो बस्ता लेकर नहीं जाएंगे। ठीक है। 15 देखिए। प्राथमिक स्तर की अच्छी EVS पाठ्यचर्या में होना चाहिए पाठ के अंत में अधिक अभ्यास सम्मिलित करना, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। ठीक है। तो बी आपका इसमें सही है। अपने आसपास हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करने हैं कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए। ठीक है। 16 देखते हैं। प्राथमिक स्तर की EVS पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है विद्यार्थियों के साहित्यिक रुचि विकसित करना, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। ठीक है। तो ये बी वाला आपका सही है, ताकि बच्चा खेल खेल में भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखे। इस वजह से EVS में कहानी और कविताओं को सम्मिलित किया गया है। 17 देखते हैं। 4 भावी शिक्षकों में से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। यात्रा के विभिन्न साधनों और विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या, पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या, विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्रित करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। तो इसके लिए आपका जो ऑप्शन है वो डी सबसे सही है यहाँ पर। ठीक है। कक्षा 5 की EVS की पाठ्यपुस्तक में किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। यदि आपके गांव अथवा शहर से एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा? इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस तरह का प्रश्न जो है वो हम बच्चों से क्यों पूछेंगे?
छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, छात्रों का पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता का बढ़ावा देना। ठीक है, तो उनकी चिंतन शैली को हमें विकसित करना है। जितना वो ज़्यादा सोच पाएंगे कि चीज़ें क्यों हो रही हैं, उनके आसपास ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, तो वो उसको अच्छे से समझ भी पाएंगे। ठीक है, 19 क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा रहा है? प्रश्नोत्तर तकनीकी क्यों की जाती है क्लास में? शिक्षार्थी के सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, ताकि जो बच्चे क्लास में बैठे हैं वो एक दूसरे को देखकर अलग अलग विषयों पर जो भी उनका टॉपिक चल रहा है उस पर प्रश्न पूछें। ठीक है, 20 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस क्यों पढ़ाई जाती है? कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। ठीक है, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो अपने जो परिवेश होता है उससे थोड़ा कम जोड़ पाती हैं, लेकिन पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण हमारे चारों तरफ होता है, तो वो जो है ना पढ़ाई के साथ साथ हमारे आसपास की चीज़ों को भी कनेक्ट कर पाता है। 21 देखते हैं यहाँ पर क्या है। प्राथमिक स्तर वृक्षों के संरक्षण की कल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? यहाँ पर उपयुक्त नहीं है पूछा है, तो बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना ये बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। हमें वृक्षों के संरक्षण के बारे में उनको बताना है, तो लकड़ी के लट्ठों से वो ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, 22 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है। ऐसा क्यों अंजलि ने किया है? अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। बच्चे स्वयं कार्य करें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो नई नई खोज कर पाएँ। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। 23 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थी को पर्यावरण के साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। ठीक है, तो जो इसमें क्या होता है, छोटे बच्चों में ईवीएस में ही साइंस और सोशल साइंस को भी एडजस्ट कर दिया जाता है। 24 में देखते हैं क्या है। ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा? कौन सा सबसे अधिक प्रभावी है? तो विद्यार्थियों में से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। बच्चे जब समूह परियोजना करेंगे, ग्रुप लर्निंग करेंगे, तो वो एक दूसरे से भी अच्छे से सीख पाएंगे और भागीदारिता भी सीखेंगे कि कैसे एक सबको साथ लेकर आगे वर्क करना है। ठीक है, 25 देखते हैं। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। लिंग हू फेन क्या है? सांप द्वारा बनाया गया भोजन। तो ये भोजन कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। लिंग हू फेन ये हांगकांग में पाया जाता है। ठीक है, सांप कहाँ के लोग खाते हैं? हांगकांग के लोग खाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 26। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेल को मोटे कागज़ पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ये लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित है, तो हम सभी जानते हैं भाई 6 बिंदुओं पर आधारित है, तो ये तो आपका होगा नहीं। ठीक है, ये आपका नहीं है, यहाँ पर क्रॉस। बिंदुओं की पंक्तियाँ किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं। जी हाँ, जिससे जो अंधे लोग होते हैं वो छूकर उसको पहचान पाएँ। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसका जो है राइट ऑप्शन वो 1, 3 और 4 जो है वो सही है। ठीक है, कौन सा सही है इसमें? 1, 3 और 4 यहाँ पर सही है। 27 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं। एंड जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो यहाँ पर ए और बी ये दो आपके सही हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। ए हमारा क्या था? जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। ठीक है, 28 देखते हैं क्या है। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए।
मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च होता है, तो ये बिल्कुल गलत है भाई, अक्टूबर से दिसंबर होता है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, ठीक है, ये ठीक है बिल्कुल। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, जी हाँ। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, ठीक है, तो ये भी आपका सही है, यानी कि हमारा जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी छात्रा ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे दी गई जानकारी नोट की है। जैसे दिनांक 10/2/2014 को वो अहमदाबाद से 11:30 बजे सुबह निकली है और 11:50 को जो ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया, ठीक है। गांधीधाम से दूरी किलोमीटर में कितनी है, 301। अब 12/2/2014 को वो नागरकोइल में 4:45 पर पहुंची है और कितनी टोटल दूरी उसने की है, 2649, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ इन्होंने जानकारी की है। अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किलोमीटर है, तो हमें क्या करना है, इसमें से 301 को माइनस कर देना है। भाई दूरी के बारे में बात की है हमने, दूरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो बताइए भाई कितना निकल रहा है, 9 में से अगर 1 माइनस करेंगे 8, तो 4 में से 0 किया 4, 6 में से 3 किया 3, यानी कि ये आपका सही है। इस दूरी पर रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है, तो ये हम कैसे पता करेंगे, ये हम टाइम के अकॉर्डिंग पता करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग अलग से कर लीजिएगा। इसका सही ऑप्शन हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, ACD, यानी कि आपका इस दूरी से रेलगाड़ी 28 घंटे 55 मिनट में तय करती है और रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। 30 क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पर। नीचे दी गई कौन कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। जो रिजर्वेशन वाली टिकट है उससे कौन कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, वो ये क्वेश्चन कह रहा है। टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, जी हाँ ये तो बिल्कुल सही है। डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया, ये भी सही है। यात्रा करने वाले का नाम, आयु, लिंग, ये भी ठीक है। ट्रेन का नंबर, नाम, वह स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन, ये भी सही है। अंतिम स्टेशन पर पहुँचने की तारीख और समय, ठीक है, तो ये नहीं है आपका, इसी में डी में ही ये ऑप्शन आ रहा है, तो ये ABCD आपके सही हैं। आई होप कि आपको ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बहुत हेल्प कर रहे होंगे टॉपिक्स को समझने के लिए। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।